प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। कल हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे यस टेट बिहार का, चाहे माध्यमिक का कह लीजिए चाहे उच्च माध्यमिक का। कल हम लोग जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवों में विभिन्नताएं, ऐसा आपके चैप्टर में दिया गया, सिलेबस में दिया गया है, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि जीवों के जैव वैज्ञानिक क्रम को यानी वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर बांटने का श्रेय एरिस्टोटल यानी अरस्तु को जाता है। उसके बाद हमने आपके साथ चर्चा किया था कि जीवों के दो सिस्टम बांटे गए थे। एक को हमने कहा था पादप जगत और एक को कहा था जंतु जगत। यह दो चक्र जो जंतु जगत और पादप जगत का बनाया गया था, एक्चुअली में लिनियस के काल में बनाया गया था और इसके आधार पे हम समस्त जीवों को, एक को बॉटनी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत और एक को वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत रख दिए गए थे और इसी को हम लोग द्वि जगत पद्धति के नाम से जानते हैं। कल के वीडियो में ही हमने आपके साथ चर्चा किया था कि जो दो जगत पद्धति है, तीन स्तर पे फेल हुआ था, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर कर पाना संभव नहीं था। दूसरा जो इसका आधार बना था वह यह था कि एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर हमारा दो किंगडम सिस्टम नहीं कर पा रहा था। और तीसरी जो कमी सामने निकल करके आई थी वह यह थी कि यह स्वपोषी पादप और परपोषी पादप के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद हमने आपसे चर्चा किया था कि आर्य छुटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने आपसे चर्चा किया था कि 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसमें पहला जगत जो आता है वह मोनेरा होता है, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक का अर्थात मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिन जीवों के में कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोई भी कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, ऐसे जीवों को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनमें वेल डेवलप्ड कोशिका अंगक यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो बात कर रहे थे, दूसरा जो जगत हमारा आया वह प्रोटिस्टा जगत आया। प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया था। तीसरा जगत जो हमारे सामने निकल करके आता है 1969 में, उस जगत का नाम होता है फंजाई जगत। कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा कवक जगत। कवक जगत जो है यह फंजाई का हिंदी नाम कवक होता है, तो कवक जगत लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपको फंजाई लिखा मिलेगा। यह परपोषी पादप है और यह यूकैरियोटिक होता है। इसमें एक कोश के जीव भी पाए जाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, एक कोश की कवक किसे कहते हैं, तो ईस्ट को कहा जाता है और ईस्ट का वैज्ञानिक नाम जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है। जबकि और कवक के कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बहुकोश की होती हैं, जैसे कि मशरूम है, म्यूकर है और भी हैं आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे जो जगत आता है उस जगत का नाम है पादप जगत। इसमें सभी सेलुलोज की भी कोशिका भित्ति से पाए जाने वाले और स्वपोषी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जिन्हें हम लोग पादप कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं, क्योंकि आगे अभी विकास हो सकता है, तो लास्ट है आपका पादप जगत, जंतु जगत। जंतु जगत में सभी जंतु आते हैं, जिस जंतु के अंतर्गत आपका मनुष्य भी आता है। यह बहुकोशिकीय होता है, आर्गन टिश्यू आर्गन ग्रेड सिस्टम की बॉडी पाई जाती है और इनमें परपोषी लक्षण पाए जाते हैं। यहां तक की बात कल हमने आपके साथ क्लियर कर ली थी। मुझे लगता है 1-1.5 मिनट में हमने इसके साथ रिवीजन करा दिया आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक एक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसमें बेहतरीन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो पहली बात हम लोग आपके साथ करने चल रहे हैं, जिसका नाम है आपका मोनेरा जगत। तो हम बात करेंगे मोनेरा जगत की। तो मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोनेरा जगत हम स्टार्ट करेंगे और उससे संबंधित कई तथ्य हम आपको बताने वाले हैं। आप जरूर हमारे साथ ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो पहला जगत है जिस जगत की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है जगत मोनेरा, या इंग्लिश में से कहते हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम इसकी जो इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोशिका प्रकार यानी सेल टाइप। तो सेल टाइप की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका प्रकार,
यानी किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कोशिका कैसी होती है इसके बारे में। तो कोशिका जो यहाँ पे पाई जाती है वो एक्चुअली में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक। कैसी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। और हिंदी में इसे कहते हैं असीम केंद्र की। क्या कहते हैं? असीम केंद्र की। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक, ऐसी कोशिका जिसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। परंतु इसमें राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है। और इतना ही नहीं है, जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यानी ऐसा जो है राइबोसोम, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है? मदद करता है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं सेल टाइप के बाद, सेल वॉल। कैसी सेल वॉल होती? कोशिका भित्ति कैसी होगी? तो लिखिएगा सेल वॉल। जो सेल वॉल पाई जाती है वह सेल वॉल कैसी होती है? इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, नहीं, कोशिका प्रकार कहते हैं। और यहां पे आ जाएंगे तो इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इस कोशिका भित्ति जो होती हैं, एक्चुअली में कोशिका भित्ति अलग अलग तत्वों की बनी होती है। जैसे युगलिना के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, या उसे हम लोग पेल्किल की मेम्ब्रेन कह लेते हैं, जो प्रोटीन से बना होता है। कहीं कहीं पे पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं, और कहीं कहीं पे यह जो है सेलुलोज की बनी होती हैं। अर्थात ये जो है अलग अलग तत्वों से बनती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में दिया जाएगा कि कोशिका सेलुलोज रहित, अगर किसी शब्द में रहित लगा है तो मतलब होता है छोड़कर। रहित मतलब क्या होता है? छोड़कर। और अगर सहित लगा है तो इसका मतलब होता है कि उसे योग के रूप में लेना है, यानी जोड़ के रूप में लेना है। ठीक है। सेलुलोज रहित या सेलुलोज रहित होगी तो किसकी बनी होगी? तो ये बनी होती पेप्टिडोग्लाइकान की। पेप्टिडोग्लाइकान की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। ये क्या है पेप्टिडोग्लाइकान? ये पॉलीसेकेराइड है। और इतना ही नहीं है, अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड। इधर आते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है इसको समझते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यह 1:2:1 के रूप में जुड़ता है तो ये सेकेराइड का फॉर्मेशन करता है। कहीं कहीं पे आपको हमको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, उसमें बताएंगे। समय बहुत कम है, 10 ही दिन में पूरा कोर्स खत्म करना था, तो आपकी बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं। जब स्थिरता से पढ़ते हैं ना तो इन्हें बहुत बेहतरीन हम लोग लिख चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो लोग टीचटी पीचटी की तैयारी करना चाहते हैं, 15 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। शुरू से स्टार्ट करना है और पूरी चीजों को हम लेकर के चलने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि नवंबर के पहले अक्टूबर के लास्ट तक हम इसे समाप्त कर देंगे। नवंबर में रिवीजन कराएंगे और नवंबर में ही पेपर होने की संभावना है। तो आप जरूर जुड़िएगा अगर उत्तर प्रदेश में टीचटी पीचटी का फॉर्म भरें। और बिहार का जो बैच है, बिहार के लिए टीजीटी और पीचटी का बायोलॉजी की जो क्लास है, वह क्लास आपकी इस बैच के, यूपी वाले बैच के समाप्त होने के बाद स्टार्ट होगी। अगर आप इसमें जुड़ेंगे तो इसका आप लाभ ले सकते हैं कि एक बार आप यूपी में पढ़ेंगे और फिर वहां पढ़ेंगे। और बायोलॉजी पूरे भारत में एक ही चलती है, उसमें कुछ बदलने वाली नहीं है। तो चाहे उत्तर प्रदेश के आधार पर पढ़ लीजिए, चाहे एमपी के आधार पर पढ़िए, झारखंड के आधार पर पढ़िए, बिहार के आधार पर पढ़िए, सब कुछ वही रहना है। तो एक बार इसे पढ़ लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। संभावित है कि दिसंबर में आपके यहाँ फिर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप वहां तक अपने आप को बहुत मजबूत कर पाएंगे और सिलेक्शन छीन कर लाएंगे। बात कर रहे थे कि अगर इसे कहीं कहीं पे देखिए CH2O फार्मूला भी लिखा रहता है, तो ये फार्मूला है, इससे कोई मतलब है। सेकेराइड मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मोनोसेकेराइड, ठीक, मोनोसेकेराइड में एक एक मॉलिक्यूल होता है। ओलिगोसेकेराइड,
ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 9 तक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग ओलिगोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आप बहुत सारी शुगर आती हैं, जैसे कि ट्राइयोज शुगर को आप लोग एक जगह और पढ़ते हैं। ट्राइयोज शुगर आपको कहा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जब शोषण पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। तो ये ट्राइयोज होती है, यानी C3H6O3। यही आपकी यहाँ पे होती है, क्या नाम है, टेट्रोज होती है, C4H8O4। पेंटोज होती है, आपको याद होगा C5H10O5। इस शुगर को पेंटोज कहते हैं। और यही जो पेंटोज की शुगर होती है, एक्चुअली में इसी को राइबोज कहा जाता है। और ये राइबोज 2 जगह पाया जाता है। अगर डीएनए में पाया जाता है तो इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। ठीक, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डीएनए। और जो आरएनए होता है इसका नाम हो जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आई? और जो 6 नेक्स्ट है आपका, वो कौन होता है, 6 कार्बन वाला, C6H12O6। ये फार्मूला तो एक ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाए जाने के कारण ये 3 तत्व बनाते हैं। एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम क्या होता है, ग्लूकोज, दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज, और तीसरे का नाम हो जाता है ग्लेक्टोज। ठीक, जब हमारा ओलिगोसैकेराइड में जब 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जब 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। कहीं कहीं पे आपको डाइसैकेराइड, बुक में डायरेक्ट डाइसैकेराइड लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। डाइसैकेराइड में 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक 3 प्रकार का हो जाता है। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ता है तो माल्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज के साथ ग्लेक्टोज जुड़ जाता है, ठीक, ग्लेक्टोज जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, तो ग्लूकोज के साथ ग्लेक्टोज जुड़ जाता है, लैक्टोज का निर्माण हो जाता है। अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, सुक्रोज का निर्माण हो जाता है। आपको याद होगा कि सुक्रोज जो है वो किस में पाया जाता है, गन्ने के जूस में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दुग्ध में पाया जाता है, दूध में गाय भैंस बकरी घोड़ा हाथी मनुष्य के दूध में पाया जाता है। और माल्टोज मिलेट्स यानी अनाजों में पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड 3 तरह के होते हैं। एक पॉलीसैकेराइड का नाम होता है सेलुलोज, दूसरे का नाम होता है स्टार्च, जिसे मंड कहते हैं हिंदी में, और तीसरा हो जाता है ग्लाइकोजन। ठीक, ये ग्लाइकोजन एनिमल के द्वारा संचित किया जाता है, ये एनिमल द्वारा बनाता है या एनिमल संचित करते हैं। और स्टार्च और सेलुलोज को प्लांट के द्वारा संचित किया जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट के द्वारा बना हुआ सैकेराइड कौन सा होता है, तो आप कहेंगे पॉलीसैकेराइड। कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, ये चीजें अब यही आगे बढ़ करके एक नई संरचना का निर्माण करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान कहते हैं। जब यह पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड के साथ जुड़ करके निर्माण करेगी, तो किसका निर्माण करेगी, वह निर्माण कर लेती है आपके पेप्टिडोग्लाइकान का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तीसरी टाइप पढ़ते हैं, तीसरी चीज इससे संबंधित, और सी पे आते हैं। तो तीसरा टाइप आपका होता है यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और आपको याद होगा केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें केंद्रक में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। आगे बढ़ जाएंगे, इसकी जो संरचना होती है, यानी सेल बॉडी कैसी होती है, तो इसकी जो संरचना होती है यानी बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेलुलर होता है। कैसा होता है, सेलुलर होता है। या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जिनके पूरी जीवन में कैसे होते हैं, एक ही सेल पाई जाती है, या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अगला जो हमको पढ़ना है,
अगला जो पढ़ना है वो हो जाता है कि पोषण की विधि, यानी किस प्रकार से न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो पोषण के प्रकार, पोषण विधि यानी मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट टेकिंग न्यूट्रिएंट। और यहां पे बात करते हैं तो 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी, ऐसी बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वतः बना लेती हैं, ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग स्वपोषी बैक्टीरिया के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी यानी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरी बैक्टीरिया जो होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रसायन पोषी या प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो ये तो स्वपोषी के अंतर्गत 2 भागों में हो जाएंगे। अगर एक केमिकल द्वारा बनाते हैं, केमिकल द्वारा, तब तो रासायन पोषी, यानी इसे कहते हैं रासायन पोषी। और दूसरी जो होती हैं या तो हो सकती हैं कैसी? प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन सी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दूसरी होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं परपोषी। अब इसको यहीं मिटा दीजिए। दूसरे को क्या कहते हैं? परपोषी। जो परपोषी होती हैं ये फिर 2 प्रकार की हो जाती हैं। परपोषी को ही हम लोग कैसे कह सकते हैं? या तो ये मृतोपजीवी होंगी यानी सेप्रोफाइट होंगी, सेप्रोफाइट यानी मृतजीवी, या तो परजीवी होंगी यानी पैरासाइट। पैरासाइट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, या तो परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, बात को समझते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी बैक्टीरिया जो स्वपोषी होगी यानी ऑटोट्रॉपिक होगी, जो प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बना लेगी या प्रकाश की अनुपस्थिति में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त कर लेगी, ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। रासायन पोषी, जिनके द्वारा रसायन का संश्लेषण किया जाता है, उन्हें रासायन पोषी कहते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि दूध को दही में बदलने के लिए जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया की सहायता से होता है, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। यह लैक्टोज शर्करा को खा जाती है और दूध को किस में बदल देती है? दही में बदल देती है। यानी दूध का दही में बदलना रसायन पोषी की एक विधि के अंतर्गत आता है। और यह विधि किसके द्वारा संपन्न की जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न की जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ आते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत कौन सी बैक्टीरिया आती हैं? वह बैक्टीरिया आती हैं जो उसमें प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है इसमें। सेप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने आप को न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट कहा जाता है। और बहुत सी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो मरे हुए पौधे और मृत पादप और मृत जंतु से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग इन्वायरमेंटल क्लीनर भी कहा जाता है, यानी ये जो हमारा पर्यावरण है यानी उसे साफ करने का भी कार्य करते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे दिया गया है परजीवी, यानी कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो कि किसी न किसी जीवित जीवों के ऊपर आश्रित होती है। जो जीवित जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। यह परजीवी अगर इनमें जिसके ऊपर आश्रित होता है उसे नुकसान होता है और जो आश्रित रहता है उसे लाभ मिलता है। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक परजीवी होता है अंतः परजीवी और एक परजीवी होता है बाह्य परजीवी। बैक्टीरिया की बात यहाँ पे नहीं आएगी इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, अगली टॉपिक पढ़ते हैं। ये था ई आपका। हम लोग किसको पढ़ते हैं अब? एफ को। प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधि जिसे हम लोग कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें कैसा हो सकता है? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है संयुग्मन द्वारा, यानी कंजुगेशन के द्वारा होता है। तो कंजुगेशन के द्वारा होगा और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुग्मन के द्वारा होता है। इधर देखिए, एक बैक्टीरिया है, दूसरी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और इसका न्यूट्रिएंट इसमें चला जाता है। इस प्रकार से साइटोप्लाज्म का आपस में मिल जाना, या केंद्रक तो होता नहीं, इसे
क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, या संयुग्मन कहा जाता है, कंजुगेशन कहते हैं। और इस प्रकार से मोनेरा आपका समाप्त होता है अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो। लेकिन ये इतना छोटा है नहीं, अभी बहुत बड़ा है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग जो हमारे लिए लाभदायक है। बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है आर्की बैक्टीरिया, जिसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे आद्य बैक्टीरिया लिखा होगा, आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया लिख लीजिएगा। आर्की बैक्टीरिया कहीं की कहते हैं। यह बैक्टीरिया कैसी होती हैं, यह विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया हैं और जो कठिन से कठिन वासस्थान होता है वहां पे पाए जाते हैं। ये अगर अत्यंत लवणीय भागों में पाए जाते हैं, जहां पे लवण की मात्रा ज्यादा होती है, अत्यंत लवणीय भागों में पाए जाते हैं, तो वहां पे इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है हैलोफी। क्या कहते हैं, अत्यंत लवणीय स्थिति में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हैलोफी। जहां पे समुद्र बहुत ज्यादा खारा है वहां पे पाया जाए तो ये हैलोफी कहलाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सागर है जो सबसे ज्यादा खारा है। सबसे ज्यादा खारे सागर के बारे में बताना, सबसे ज्यादा खारा सागर कौन सा है, जिसमें नमक की मात्रा, खारा सागर कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लोगों ने टेट की तैयारी की थी तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा और आप जरूर बता पाएंगे इसे। अगर बहुत गर्म झरने में पाए जाते हैं, जहां झरना गर्म होता है, गर्म झरने में यानी गर्म जलधारा में या झरने में पाए जाते हैं, ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी बैक्टीरिया कहा जाता है थर्मोएसिडोफिल्स। क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोई दलदल में पाए जाते हैं या पशुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं, दलदल को क्या कहते हैं, मर्सी एरिया कहते हैं, तो मर्सी एरिया में पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये सभी बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत आती हैं और ये सभी पाए जाते हैं। ये जो मेथेनोजन बैक्टीरिया रूमिनेंट यानी जो जुआली करने वाले जानवर हैं, जो भोजन को पहले भर लेते हैं पेट में और उसके बाद जब बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन कर दिया जाता है तो फिर उन्हें निकाल करके अच्छी तरह से चबाते हैं, ऐसे जानवरों को रूमिनेंट कहा जाता है। और वह रूमिनेंट जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब रूमिनेंट में आते हैं। तो इनमें एक गैस पाई जाए, एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो इसके भोजन के डाइजेशन में मदद करती है। और इनके गोबर में जो डंक होता है उसमें मेथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए उसका कंडा बना करके जलाया जाता है। दूसरी बैक्टीरिया होती है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, जल्दी बताइए। यू बैक्टीरिया जो होती हैं, ये यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है गुड और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जो गुड है यानी बेहतरीन है, अपने आप में बड़ी है, अपने कॉलोनी के हिसाब से बेहतर है, उन्हें यू बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसमें एक बैक्टीरिया आती है जिसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एक बैक्टीरिया आती है जिसका नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। और यह साइनोबैक्टीरिया जो होती है क्या करती है, जल्दी बताइए। साइनोबैक्टीरिया, इसी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं BGA, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में एल्गी है परंतु यह एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्षमता होती है कि ये कैसा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं, यानी ये फोटो संश्लेषण कर लेती, प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं। और ऐसा करने के लिए इनमें पाया जाता है हेट्रोसिस्ट। क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यहाँ क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा कर लेती है। इसमें और सी बैक्टीरिया आती हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया आपके लिए लाभदायक हैं या जो बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानदायक होती हैं, वह बैक्टीरिया भी आते हैं। जैसे आपको कई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, मैं एक लाइन में आपको कुछ समझा देता हूं। जैसे कि टाइफाइड है, बैक्टीरिया से होता है, टीबी है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका टिटनस है, बैक्टीरिया से होता है। लिप्रेसी है, बैक्टीरिया से होता है। लिप्रेसी मतलब कोढ़ जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये सभी अलग अलग रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं।
आपको एक डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई से निमोनिया हो जाता है। तो मैं कुछ नाम इधर लिख देता हूं जिसका नाम आप जानते रहिए। इधर रोग का नाम है और रोग कौन है आपका। तो पहला रोग हो जाता है टिटनस। दूसरा रोग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टीबी। तीसरा रोग है, यही सब पूछे जाते हैं, टिटनस है, टीबी है, टाइफाइड, ठीक। और उसके बाद जो है आपका कौन है, कॉलेरा। कॉलेरा, कॉलेरा के बाद कौन है आपका, आपका जो है ये याद आएगा बताएं, टिटनस। टिटनस किससे होता है, बैसिलस टिटेनिस। बैसिलस टिटेनी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी हो जाती है। टाइफाइड साल्मोनेला, टाइफी से क्या हो जाता है, टाइफाइड। कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और क्या बच्चा, अमेबिक नहीं, ये क्या नाम है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी किससे होता है, इससे होता है। लिप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। ऐसे कुछ रोग हैं, ये रोग आपसे पूछे जाते हैं, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो बैक्टीरिया होती है, जिसका नाम क्या होता है, कहीं कहीं पे माइकोप्लाज्मा दिया है, माइकोप्लाज्मा। याद रखिए माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, अतः माइकोप्लाज्मा को पूरी तरह से सही माना जाना गलत होता है। किसको माना जाता है, पीपीएलओ को, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज को हम लोग क्या मानते हैं, सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोनेरा समाप्त होता है। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।